पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान चैप्टर 13 गरुड़द्वार वर्सेस चीलघात। ऐसा लगता था कि अब रॉन और हरमाइनी की दोस्ती पूरी खत्म हो गई है। दोनों एक दूसरे से इतने नाराज थे कि हैरी को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों में अब कैसे सुलह होगी। रॉन इसलिए गुस्सा था क्योंकि हरमाइनी ने अपनी बिल्ली की स्कैबर्स को खाने की कोशिशों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसने उसकी पर्याप्त निगरानी नहीं की और अब भी वो क्रुकशैंक्स को निर्दोष जताते हुए रॉन को सुझाव दे रही थी कि लड़कों के पलंगों के नीचे स्कैबर्स को ढूंढे। दूसरी तरफ हरमाइनी का दावा था कि रॉन के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि क्रुकशैंक्स ने स्कैबर्स को खाया है और उसके बाल तो वहाँ पर क्रिसमस के दिन से हो सकते हैं। इसके अलावा हरमाइनी ये भी कह रही थी कि रॉन को क्रुकशैंक्स से उसी समय से चिढ़ थी जब से वो जादुई जानवरों की दुकान में उसके सिर पर कूदा था। व्यक्तिगत रूप से हैरी को पक्का यकीन था कि क्रुकशैंक्स ने ही स्कैबर्स को खाया है। जब उसने हरमाइनी को बताने की कोशिश की कि सभी सबूत इस दिशा में हैं, तो वो हैरी पर भी चिल्ला दी। ठीक है, तुम भी रॉन का पक्ष लो, मैं जानती थी तुम ऐसा ही करोगे, उसने तीखी आवाज में कहा। पहले फायरबोल्ट, अब स्कैबर्स, सब मेरी गलती है ना? मुझे अकेला छोड़ दो हैरी, मुझे वैसे भी बहुत पढ़ना है। रॉन ने अपने चूहे की मौत को दिल से लगा लिया था। छोड़ो भी रॉन, तुम तो हमेशा से कहते थे ना कि स्कैबर्स बहुत बोरिंग है, फ्रेड ने तसल्ली दी। और काफी समय से बीमार भी दिख रहा था। वो बूढ़ा हो गया था, शायद उसके लिए अच्छा ही रहा कि बिल्ली ने तत्काल खा लिया। एक झटके में काम तमाम हो गया होगा, शायद उसे महसूस कुछ भी नहीं हुआ होगा। रॉन, फ्रेड, जिनी ने गुस्से से कहा। जॉर्ज बोला, तुम ही तो कहते थे कि वो सिर्फ खाता और सोता रहता था। रॉन ने दुख से कहा, तुम्हें पता है उसने एक बार हमें बचाने के लिए गॉयल को काटा था, याद है हैरी? हाँ याद है, हैरी बोला। वो उसके जीवन का महानतम क्षण था, फ्रेड ने अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश में कहा। गॉयल की उंगली पर बने निशान को उसकी स्मृति के स्मारक के रूप में रहने दो। छोड़ो भी रॉन, हॉग्समीड जाओ और नया चूहा खरीद लाओ, दुख मनाकर क्या होगा? रॉन को खुश करने की आखिरी कोशिश में हैरी ने उसे लालच दिया कि वो मैच के पहले होने वाली गरुड़द्वार की आखिरी प्रैक्टिस में चले और प्रैक्टिस खत्म होने के बाद फायरबोल्ट की सवारी कर ले। इससे क्विडिच पिच की तरफ जाते समय कुछ समय के लिए रॉन के दिमाग से स्कैबर्स निकल गया और वो बोला, बढ़िया, क्या मैं उस पर उड़कर कुछ गोल मार सकता हूँ? मैडम हूच अब भी हैरी की निगरानी के लिए गरुड़द्वार की प्रैक्टिस को देख रही थी। बाकी लोगों की तरफ वो भी फायरबोल्ट से बहुत प्रभावित हुई। प्रैक्टिस शुरू होने से पहले उन्होंने उसे हाथ में लिया और उन लोगों को विशेषज्ञ की तरह समझाया। इसके संतुलन को देखो, अगर निम्बस सीरीज में कोई गड़बड़ी है तो वो ये कि कुछ साल बाद वो एक तरफ झुक जाती है। उन्होंने फायरबोल्ट के हैंडल को भी आधुनिक बना दिया है, ये क्लीन स्वीप से थोड़ा पतला है। इसे देखकर मुझे पुरानी सिल्वर एरोस की याद आती है। बड़े दुख की बात है कि वो झाड़ू बनना बंद हो गई, मैंने उसी पर उड़ना सीखा था और वो बेस्ट थी। वो कुछ समय तक ऐसे ही बोलती रही जब तक कि वुड ने परेशान होकर कहा, मैडम हूच, क्या हैरी को फायरबोल्ट मिल सकती है? हमें प्रैक्टिस करनी है। अरे हाँ ठीक है, ये लो पॉटर, मैडम हूच ने कहा। मैं वीजली के साथ स्टेडियम में बैठती हूँ। फिर वो और रॉन पिच से चले गए और स्टेडियम में बैठ गए। गरुड़द्वार की टीम वुड के चारों तरफ इकट्ठी हो गई और कल के मैच के पहले वुड के आखिरी निर्देशों का इंतजार करने लगी। हैरी, मुझे अभी भी पता चला है कि चीलघात के खोजी के रूप में किसे खिला रहा है। चो चैंग 4th ईयर में पढ़ती है और बहुत सुंदर है। मुझे उम्मीद थी कि पूरी तरह फिट नहीं होगी क्योंकि उसे चोट लगी हुई थी। वुड ने मुंह बनाते हुए इस बात पर चिढ़ जताई कि चो चैंग अब पूरी तरह ठीक हो गई थी। इसके बाद वो बोला, दूसरी बात हैरी, उसके पास कॉमेट 260 झाड़ू है जो फायरबोल्ट के सामने बच्ची है। उसने हैरी के झाड़ू को तारीफ भरी निगाह से देखते हुए कहा, ठीक है, अब सब लोग उड़ो। आखिरकार हैरी अपनी फायरबोल्ट पर सवार हुआ और जमीन पर पैर मारकर ऊपर उठा। यह तो उसकी कल्पना से भी ज्यादा अच्छा अनुभव था। फायरबोल्ट हल्के से छूने पर ही मुड़ जाती थी। ऐसा लगता था कि वो उसके इशारों के बजाय उसके विचारों पर चलती थी। फायरबोल्ट पिच के पार इतनी तेजी से गई कि पूरा स्टेडियम हरे और भूरे झोंके की तरह धुंधला दिखने लगा। हैरी ने उसे इतनी तेजी से मोड़ा कि अलिसिया स्पिनेट की चीख निकल गई। इसके बाद उसने पूरी तरह नियंत्रित सा गोता लगाया, घास भरी पिच को अपने पैर की उंगलियों से छुआ और एक बार फिर हवा में 30, 40, 50 फीट ऊपर पहुंच गया। हैरी, मैं सुनहरी गेंद को ऊपर छोड़ रहा हूँ, वुड ने आवाज दी। हैरी मुड़ा और एक पहलवान के साथ गोल तक रेस लगाने लगा। उसने पहलवान को आसानी से हरा दिया। फिर उसने देखा कि सुनहरी गेंद वुड के पीछे से निकल रही है। 10 सेकंड बाद सुनहरी गेंद हैरी की मुट्ठी में थी। टीम ने खुशी का जोरदार इजहार किया। हैरी ने एक बार फिर सुनहरी गेंद छोड़ दी। उसे 1 मिनट का समय दिया और उसके पीछे उड़ने लगा। वो दूसरे खिलाड़ियों के बीच से कलाबाजियां खाते हुए निकला। उसने सुनहरी गेंद को केटी बेल के घुटनों के पास मंडराते देखा और एक बार फिर उसे एक झटके से पकड़ लिया। यह अब तक की सबसे अच्छी प्रैक्टिस थी। टीम फायरबोल्ट के होने से इतनी प्रेरित थी कि उसने एक भी गलती किए बिना अपने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। जब वो दोबारा जमीन पर आए तो वुड एक भी गलती नहीं निकाल पाया, जो जॉर्ज वीजली के अनुसार पहली बार हुआ था। मुझे लगता है कि अब हमें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता, वुड बोला। जब तक कि हैरी, तुमने अपनी दम पिशाच वाली समस्या सुलझा ली है ना? हाँ, हैरी ने अपने कमजोर पितृदेव के बारे में सोचते हुए कहा। वो सोच रहा था कि काश उसका पितृदेव थोड़ा और शक्तिशाली होता। ऑलिवर, डम्बलडोर का सख्त आदेश है कि डम पिशाच दोबारा मैच में नहीं आएंगे, फ्रेड ने विश्वास से कहा।
ऐसा ही हो तो अच्छा है, वुड ने कहा। खैर, सभी लोगों का खेल बहुत अच्छा था, टावर पे चलते हैं, सभी लोग आज जल्दी सो जाना। हैरी ने वुड से कहा, मैं थोड़ी देर यहीं रुकूंगा। रॉन फायरबोल्ट की सवारी करना चाहता है। बाकी पूरी टीम चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। जब हैरी रॉन के पास पहुंचा, मैडम हुच तो अपनी सीट पर सो गई थी। ये लो। हैरी ने रॉन को फायरबोल्ट थमा दी। रॉन के चेहरे पर बेहद आनंद का भाव था। अंधेरा होने लगा था, लेकिन रॉन उत्साह से झाड़ू पर चढ़ा और आसमान में उड़ने लगा। रॉन उनको देखते हुए हैरी पिच पर घूमता रहा। जब रात हो गई तो मैडम हूच अचानक जागी। उन्होंने हैरी और रॉन को डांटा कि उन्होंने उन्हें पहले क्यों नहीं जगाया। फिर उन्होंने उन्हें तत्काल महल लौटने का आदेश दिया। हैरी ने फायरबोल्ट कंधे पर रखी और रॉन के साथ अंधेरे स्टेडियम से बाहर निकला। वो लोग फायरबोल्ट के बेहतरीन संतुलन, बेमिसाल गति और शानदार सवारी के बारे में बातचीत कर रहे थे। अभी वो महल से आधी दूरी पर ही थे कि तभी हैरी को बाईं तरफ से एक ऐसी चीज दिखाई दी जिससे उसका दिल धक्का रह गया। 2 आंखें अंधेरे में चमक रही थी। हैरी एकदम रुक गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकराने लगा। क्या हुआ? रॉन बोला। हैरी ने इशारा किया। रॉन छड़ी निकालकर बोला, प्रकाशित भव। रोशनी की एक किरण घास के उस पार तक गई और एक पेड़ के नीचे से टकराई, जिससे उसकी शाखाएं चमकने लगी। क्रुकशैंक्स पत्तियों के बीच दुबका हुआ था। वहां से बाहर निकल तू! रॉन गरजा। उसने नीचे झुककर घास पर पड़ा पत्थर उठाया, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, क्रुकशैंक्स अपनी लंबी पूंछ हिलाकर गायब हो गया। देखा? रॉन ने गुस्से से पत्थर फेंकते हुए कहा। हरमाइनी ने अब भी उसे खुले घूमने की छूट दे रखी है। शायद वो स्कैबर्स को हजम करने के लिए चिड़ियों को खाना चाहती होगी। हैरी ने कुछ नहीं कहा। उसने राहत भरी सांस ली। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा था कि आंखें ग्रिम की थी। वो एक बार फिर महल की तरफ चल दिया। हैरी को थोड़ी शर्म आ रही थी कि वो डर गया था। शर्म की वजह से वो रास्ते भर रॉन से कुछ नहीं बोला, और जब तक वो रोशनी से भरे प्रवेश हॉल में नहीं पहुंच गए तब तक उसने इधर उधर देखा भी नहीं। अगली सुबह हैरी अपने कमरे के बाकी विद्यार्थियों के साथ नाश्ता करने गया। सब लोगों का विचार था कि फायरबोल्ट के सम्मान में सबको उसके पीछे पीछे एक लाइन बनाकर चलना चाहिए। जैसे ही हैरी बड़े हॉल में पहुंचा, विद्यार्थियों के सिर फायरबोल्ट की दिशा में घूम गए और रोमांचपूर्ण बातें सुनाई देने लगी। हैरी को देखकर ऐसा लगा कि नागशक्ति की टीम इतनी हैरान थी जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? रॉन ने मैल्फॉय की तरफ खुशी से देखकर कहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा, ये तो बढ़िया है। वुड भी फायरबोल्ट की रोशनी में चमक रहा था। यहाँ रख दो हैरी। उसने झाड़ू टेबल के बीच में रख दी। उसने जानबूझकर उसके नाम वाला हिस्सा ऊपर रखा ताकि सबको साफ समझ में आ जाए कि यह फायरबोल्ट है। जल्द ही चीलघात और मेहनत कश के विद्यार्थी अपनी टेबल से उठकर फायरबोल्ट को देखने आने लगे। सेड्रिक डिगरी ने आकर हैरी को बधाई दी कि उसके पास निम्बस से भी ज्यादा अच्छी झाड़ू आ गई। पर्सी की चीलघात की गर्लफ्रेंड पेनेलोप क्लियर वाटर ने आकर पूछा कि क्या वो फायरबोल्ट को पकड़कर देख सकती है। जब पेनेलोप फायरबोल्ट को करीब देख रही थी तो पर्सी ने उत्साह से कहा, देखो पेनी, कोई गड़बड़ मत करना। पेनेलोप पर मुझ में शर्त लगी है। उसने टीम को बताया। मैच में कौन जीतेगा इस बात पर 10 गैलियन की शर्त है। पेनेलोप ने फायरबोल्ट को नीचे रखकर हैरी को धन्यवाद दिया और अपनी टेबल पर लौट गई। हैरी जीतना जरूर, पर्सी ने चिंता भरी आवाज में कहा। मेरे पास 10 गैलियन नहीं है। हाँ मैं आ रहा हूँ पेनी। और वो टोस्ट खाने के लिए पेनेलोप के पास चला गया। तुम उस झाड़ू को संभाल तो सकते हो ना पॉटर? धीरे धीरे बोलती एक ठंडी आवाज आई। ड्रेको मैल्फॉय झाड़ू को करीब से देखने के लिए आ गया था। क्रैब और गोयल भी उसके पीछे थे। हाँ लगता तो है, हैरी ने लापरवाही से कहा। इसमें बहुत सी विशेषताएं हैं, है ना? मैल्फॉय की आंखें दुर्भावना से चमक रही थी। अफसोस की बात यह है कि इसमें पैराशूट नहीं है, कहीं दम पेशाब आ गए तो। क्रैब और गोयल खीखी करने लगे। अफसोस की बात है, तुम अपने शरीर में एक और हाथ नहीं लगा सकते मैल्फॉय, तब शायद तुम मुझसे सुनहरी गेंद पकड़ पाओ कभी तो। गरुड़द्वार की टीम हंसने लगी। मैल्फॉय की पीली आंखें सिकुड़ गई और वो दूर चला गया। उन्होंने देखा कि वो नागशक्ति की बाकी टीम के पास पहुंच गया है। नागशक्ति टीम के लोग अपने सिर के उसके करीब लाकर उससे कुछ पूछ रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि वो मैल्फॉय से ये पूछ रहे होंगे कि क्या हैरी के झाड़ू सचमुच एक फायर बोल्ट थी। 11:15 बजे गरुड़द्वार की टीम चेंजिंग रूम की तरफ चल दी। मौसम मेहनत कश वाले मैच से पूरा अलग था। आसमान साफ था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। आज देखने में कोई समस्या नहीं थी और हालांकि हैरी थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन उसे उस रोमांच का अनुभव हो रहा था जो सिर्फ एक क्विडिच मैच में ही हो सकता है। आवाज़ों से उन्हें पता चला कि स्कूल के बाकी लोग स्टेडियम में आने लगे हैं। हैरी ने स्कूल का काला दुशाला उतारा, जेब से छड़ी निकालकर टी शर्ट के अंदर रख ली, जिससे वो अपने क्विडिच के दुशाले के नीचे पहनने वाला था। वो उम्मीद कर रहा था कि काश उसे छड़ी की ज़रूरत ना पड़े। फिर वो ये सोचने लगा कि क्या प्रोफेसर लुपिन मैच देखने आएंगे। जब गरुड़द्वार की टीम चेंजिंग रूम से बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी तो वुड ने उन सबसे कहा, तुम लोग जानते हो हमें क्या करना है। अगर हम ये मैच हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर है। इसी तरह खेलना जिस तरह कल की प्रैक्टिस में खेले थे और हम पक्का जीतेंगे।
वो लोग तालियों के भारी शोर के बीच पिच पर पहुंचे। चीलघात की टीम नीले दुशालों में थी और पहले ही पिच पर आ गई थी। टीम में सिर्फ एक ही लड़की थी, उनकी खोजी चो चैंग। उसकी लंबाई हैरी से कुछ ही इंच कम थी। हालांकि हैरी उस वक्त घबरा रहा था, लेकिन उसका ध्यान इस तरफ गया कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। जब दोनों टीमें आमने सामने अपने कप्तानों के पीछे खड़ी हुई तो वह हैरी को देखकर मुस्कुराई। अचानक हैरी के पेट में झटका लगा, जिसका घबराहट से लेना देना नहीं था। वुड, डेविस, हाथ मिलाओ, मैडम हूच ने तेजी से कहा। वुड ने चीलघात के कप्तान रॉजर डेविस से हाथ मिलाया। अपनी अपनी झाड़ू पर सवार, मेरी सीटी बजने के साथ 3, 2, 1। हैरी हवा में उड़ने लगा। फायरबोल्ट बाकी सभी झाड़ुओं से तेजी से ऊपर जा रही थी। हैरी स्टेडियम के चारों ओर उड़ने लगा और सुनहरी गेंद की तलाश करने लगा। उसे कमेंट्री साफ सुनाई दे रही थी। जुड़वा भाइयों का बेस्ट फ्रेंड ली जॉर्डन कर रहा था। और खेल शुरू हो गया है। मैच का एक बड़ा रोमांच है। फायरबोल्ट, जिस पर गरुड़द्वार का खोजी हैरी सवारी कर रहा है। कौन सी झाड़ू के अनुसार इस साल की विश्व चैंपियनशिप में शामिल होने वाले सभी देशों की टीमें फायरबोल्ट को ही चुनना चाहती है। तभी मैच के बीच में प्रोफेसर मैकगोनागल की आवाज़ सुनाई दी। जॉर्डन, ये तो बताओ कि मैच में क्या हो रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं प्रोफेसर, मैं तो सिर्फ थोड़ी अतिरिक्त जानकारी दे रहा था। वैसे फायरबोल्ट में ऑटोमेटिक ब्रेक भी। और जॉर्डन, ठीक है, गेंद गरुड़द्वार के पास है। गरुड़द्वार की केटी बेल गोल की तरफ बढ़ रही है। हैरी केटी की विपरीत दिशा में उड़ने लगा और गेंद की झलक देखने के लिए चारों तरफ ताकने लगा। उसने देखा कि चो उसके ठीक पीछे उड़ रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो अच्छी तरह उड़ती थी। वो बार बार उसके सामने आती, जिससे उसे मजबूरन दिशा बदलनी पड़ती। हैरी, उसे अपनी झाड़ू की रफ्तार तो दिखाओ, फ्रेड ने चिल्लाकर कहा, जब वो उस पहलवान की दिशा में तेजी से गया जो एलिसिया की तरफ आ रहा था। चीलघात के गोल के पास हैरी ने फायरबोल्ट की रफ्तार बढ़ा दी। चो पीछे रह गई। जैसे ही केटी ने मैच का पहला गोल कर दिया, गरुड़द्वार की टीम खुशी से झूमने लगी। तभी हैरी को सुनहरी गेंद दिख गई। वो जमीन के पास थी और बैरियर के पास मंडरा रही थी। हैरी ने गोता लगाया। चो ने उसे देख लिया और वो भी उसके पीछे पीछे चल दी। हैरी रफ्तार बढ़ा रहा था। रोमांच उस पर हावी हो रहा था। गोता लगाना उसका स्ट्रांग पॉइंट था। वो सुनहरी गेंद से 10 फीट दूर था। तभी चीलघात के मारक ने एक पहलवान को उसकी तरफ मार दिया, जो अचानक उसके सामने आ गया। उससे बचने के लिए हैरी ने दिशा बदली और पहलवान 1 इंच दूर से निकल गया। इन कुछ ही महत्वपूर्ण पलों में सुनहरी गेंद गायब हो गई। गरुड़द्वार के समर्थकों के मुंह से निराशा की ओ निकल गई, लेकिन चीलघात के समर्थकों ने अपने मारक को शाबाशी देते हुए जोरदार तालियां बजाई। जॉर्ज बीजली ने अपने गुस्से का इजहार करके दूसरे पहलवान को उसी मारक की तरफ मारा। वो बौखला गया और पहलवान से बचने के लिए उसे हवा में पलटी खानी पड़ी। गरुड़द्वार 80-0 से आगे और देखिए फायरबोल्ट कैसे आगे जा रही है। पॉटर सचमुच इसकी रफ्तार का पूरा फायदा उठा रहा है। इसके घुमाव पर ध्यान दे। चैंग की कॉमेट इसका कभी मुकाबला नहीं कर सकती। फायरबोल्ट का सटीक संतुलन इन लंबी उड़ानों में नजर आता है। जॉर्डन, क्या तुम्हें फायरबोल्ट का ऐड करने के पैसे मिल रहे हैं? कमेंट्री करो। चीलघात की टीम अब जवाबी हमला कर रही थी। चीलघात ने 3 गोल कर दिए थे, जिस वजह से गरुड़द्वार की टीम 50 पॉइंट से ही आगे थी। अगर चोर ने उससे पहले सुनहरी गेंद पकड़ ली तो चीलघात की टीम जीत जाएगी। हैरी नीचे की तरफ आ गया और ऐसा करते समय चीलघात के एक धावक से टकराते हुए बचा। वो हड़बड़ी में पिच में यहाँ वहाँ देख रहा था। तभी उसे फड़फड़ाते छोटे पंखों की सुनहरी झलक दिख गई। सुनहरी गेंद गरुड़द्वार के गोल के चक्कर लगा रही थी। हैरी ने रफ्तार बढ़ा दी। उसकी आंखें सुनहरी गेंद पर जमी थी, लेकिन अगले ही पल चो चैंग उसके ठीक सामने आकर उसका रास्ता रोकने लगे। हैरी, ये शराफत दिखाने का समय नहीं है, वुड गरजा जब हैरी चो से टकराने से बचने के लिए घूमने लगा। जरूरत हो तो उसकी झाड़ू से गिरा दो। हैरी ने घूमने के बाद चो की झलक देखी। वो हंस रही थी क्योंकि सुनहरी गेंद फिर गायब हो गई थी। हैरी ने अपनी फायरबोल्ट को ऊपर उठाया और जल्दी ही मैच के 20 फुट ऊपर पहुंच गया। कनखियों से उसने देखा कि चो उसका पीछा कर रही है। ऐसा लग रहा था कि उसने सुनहरी गेंद खोजने के बजाय उसका पीछा करने का फैसला कर लिया था। तो फिर ठीक है, अगर वो पीछा ही करना चाहती है तो उससे परिणाम भुगतना पड़ेगा। हैरी ने गोता लगाया। चो को लगा कि हैरी को सुनहरी गेंद दिख गई है, तो उसने भी गोता लगा दिया। हैरी अपने गोते से एकदम तेजी से बाहर निकल आया और ऊपर की तरफ उड़ने लगा। चो नीचे गिरने लगे। एक बार फिर हैरी गोली की रफ्तार से उड़ने लगा और उसे फिर सुनहरी गेंद तीसरी बार दिखाई दी। वो चीलघात वाले चोर पर पिच के ऊपर चमक रही थी। उसने रफ्तार बढ़ाई। उसके कई फुट नीचे चो ने भी पलट कर रफ्तार बढ़ा ली थी। वो जीत रहा था। वो हर पल सुनहरी गेंद के पास पहुंच रहा था। तभी ओह, चो ने चीखते हुए इशारा किया। हैरी का ध्यान भटक गया और उसने देखा 3 ऊंचे काले नकाबपोश दंपिशाच उसी की तरफ देख रहे थे। वो सोचने के लिए रुका नहीं। उसने अपने दुशाले में हाथ डाला, छड़ी निकाली और गरज दा, पितृदेव संरक्षणम। उसकी छड़ी के सिरे से एक बड़ी सफ़ेद चीज़ निकली। हैरी जानता था कि यह सफ़ेद चीज़ सीधे दंपिशाचों पर हमला करने जाएगी, लेकिन वो उसे देखने का रुका नहीं। हैरानी की बात यह थी कि उसका दिमागी संतुलन कायम था। उसने आगे देखा। अब वो सुनहरी गेंद के बहुत करीब था। छड़ी पकड़ते हुए उसने हाथ फैलाया और संघर्ष करती सुनहरी गेंद को अपनी उंगलियों में पकड़ लिया। मैडम हूच की सीटी बजी। हैरी बीच हवा में पलटा।
उसने 6 लाल आकृतियों को अपनी तरफ आते देखा। अगले ही पल पूरी टीम ने उसे इतनी कसकर गले लगा लिया कि वह अपनी झाड़ू से गिरते गिरते बचा। हैरी गरुड़द्वार के विद्यार्थियों का शोर सुन रहा था। शाबाश, वुड ने बहुत देर तक चिल्लाया। एलिसिया, एंजेलिना और केटी ने तो हैरी को पकड़कर किसी कर लिया। फ्रेड ने तो उसे इतनी कसकर गले लगाया कि हैरी को लगा कि उसका सिर फट जाएगा। पूरी तरह से अस्त व्यस्त हालत में टीम जैसे तैसे जमीन पर पहुंची। जब हैरी अपनी झाड़ू पर से उतरा तो उसने देखा कि गरुड़द्वार के समर्थक भागकर पिच को घेर रहे थे और रॉन सबसे आगे था। इससे पहले कुछ पता चल पाता, खुशी से चिल्लाती भीड़ ने उसे घेर कर हवा में उठा लिया था। रॉन चीखा और हैरी के हाथ को हवा में उठाने लगा। वाह वाह, बहुत अच्छे हैरी, पर्सी ने खुश दिखते हुए कहा। 10 गैलियन जीत गया, मैं पेनेलोप को ढूंढता हूँ। कमाल कर दिया हैरी, सीमस फिनिगन बोला। बहुत बढ़िया, हैग्रिड ने गरुड़द्वार के विद्यार्थियों के सिर से ऊपर गरजते हुए कहा। कितना बढ़िया पितृदेव था। हैरी के कान में एक धीमी सी आवाज आई। हैरी ने पलट देखा, वहां प्रोफेसर लुपिन खड़े थे, जो खुश भी थे और हैरान भी। हैरी ने रोमांचित होकर कहा, धमपिशाचों का मुझ पर जरा भी असर नहीं हुआ, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। देखो, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो दमपिशाच नहीं थे, प्रोफेसर लुपिन ने कहा। चलो खुद देख लो। वह हैरी को भीड़ से निकालकर पिच के कोने तक ले गए। लुपिन ने कहा, तुमने बेचारे मैल्फॉय को तो डरा ही दिया था। हैरी घूरने लगा। मैल्फॉय, क्रैब, गॉयल और नागशक्ति का कप्तान मार्कस फ्लिंट जमीन पर पड़े हुए थे। वो सब अपने लंबे काले नकाब वाले दुशालों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैल्फॉय गॉयल के कंधों पर खड़े होकर दमपिशाच बनने का नाटक कर रहा था। प्रोफेसर मैगोनागल उनके पास खड़ी थी और गुस्से में थी। वो उन पर बरस रही थी। बहुत ही घटिया चाल थी, गरुड़द्वार के खोजी को नुकसान पहुंचाने की ओछी और कायराना कोशिश थी। तुम सबको सजा मिलेगी और नागशक्ति के 50 फाइन काटे जाते हैं। मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। इस बारे में प्रोफेसर डम्बलडोर से बात करूंगी। देखो, वो आ रहे हैं। अगर गरुड़द्वार की जीत पर कोई चीज मुहर लगा सकती थी तो वो यही थी। हैरी के पास खड़ा रॉन हंसते हंसते गिर गया जब उसने मैलफॉय को अपने दुशाले से बाहर निकलने का संघर्ष करते देखा। गॉयल का सिर अब भी उसके अंदर ही उलझा हुआ था। चलो हैरी, जॉर्ज ने उसके पास आते हुए कहा, जश्न मनाते हैं गरुड़द्वार कॉमन रूम में इसी वक्त। ठीक है, हैरी ने कहा। काफ़ी समय बाद वो इतना खुश था। फिर वो और उसके साथी, ये टीम के खिलाड़ी, अपने लाल दुशाले पहने पहने ही सबसे आगे चलने लगे और स्टेडियम से निकलकर महल में पहुंच गए। ऐसा लग रहा था जैसा आज उन्होंने क्विडिच कप ही जीत लिया हो। उनका जश्न देर रात तक चलता रहा। फ्रेड और जॉर्ज वीजली 1-2 घंटे के लिए गायब हो गए। जब वो वापस आए तो उनके हाथों में बटर बियर की ढेर सारी बोतलें थी, पम्पकिन फिज और हनी ड्यूक्स की ढेर सारी मिठाइयाँ। तुम ये चीज़ें लाए कहाँ से? एंजेलिना ने पूछा जब जॉर्ज भीड़ की तरफ पेपरमेंट मेंढक उछालने लगा। इसके लिए धन्यवाद दो मोनी, वर्मटेल, पैडफुट और ट्रॉन्क्स को, फ्रेड ने हैरी के कान में बुदबुदा कर कहा। सिर्फ एक विद्यार्थी इस जश्न में नहीं था। हरमाइनी एक कोने में बैठकर एक मोटी किताब पढ़ रही थी जिसका शीर्षक था ब्रिटिश मगलुओं का घरेलू जीवन और सामाजिक आदतें। हैरी उस टेबल से दूर हट गया जहाँ फ्रेड और जॉर्ज बटर बियर की बोतलें हिला रहे थे। वो हरमाइनी के पास गया। उसने पूछा, तो मैच देखने आई थी? हरमाइनी ने अजीब सी ऊंची आवाज़ में कहा, लेकिन नजरें नहीं उठाई। मैं खुश हूँ हम जीत गए और मैं सोचती हूँ कि तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे ये किताब सोमवार तक पूरी पढ़नी है। चलो हरमाइनी, आकर कुछ खा लो। हैरी ने रॉन की तरफ देखते हुए सोचा कि वो इस खुशी भरे माहौल में अपने झगड़े को भुला देगा। मैं नहीं खा सकती हैरी, मुझे अभी 422 पेज और पढ़ने हैं, हरमाइनी ने कहा, जिसकी आवाज़ में दहशत साफ थी। ऐसे भी उसने रॉन की तरफ देखा। उसे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं जश्न में शामिल हूँ। बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि रॉन ने जोर से कहा, अगर स्कैबर्स को न खाया होता तो वो भी आज फर्स्ट प्राइज खा लेता, उसे बहुत पसंद थी। हरमाइनी की आंखों से आंसू गिरने लगे। इससे पहले हैरी कुछ कहे या कर पाए, उसने अपनी किताब हाथ में उठाई और सुबकते हुए लड़कियों के कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। क्या तुम उसे थोड़ी राहत नहीं दे सकते? हैरी ने रॉन से धीरे से पूछा। बिल्कुल नहीं, रॉन ने सीधा जवाब दिया। अगर वो स्क्रैबर्स के मरने पर दुखी होती तो हो सकता था, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वो अब भी ऐसा जताती है जैसे स्क्रैबर्स कहीं छुट्टियां मनाने चला गया है। गरुड़द्वार का जश्न तभी खत्म हुआ जब प्रोफेसर मैगोनागल रात को 1 बजे अपना चौकड़ी वाले ड्रेसिंग गाउन और जूड़े में जाली बांधकर वहां पर आई। उन्होंने सबको बिस्तर पर जाने का आदेश दिया। हैरी और रॉन सीढ़ियां चढ़कर कमरे में गए। वो अब भी मैच के बारे में बातें कर रहे थे। आखिरकार थकान से चूर हैरी बिस्तर पर गिर गया। चांद की रोशनी से बचने के लिए उसने अपने बिस्तर के पर्दे लगा दिए। फिर वो लेटा और एक पल में सो गया। उसने अजीब सा सपना देखा। वो एक जंगल में जा रहा था। उसकी फायर बोल्ट उसके कंधे पर थी। वो किसी चांदी जैसी सफ़ेद चीज़ का पीछा कर रहा था। वो चीज़ आगे के पेड़ों से घूमती हुई निकल रही थी और हैरी को पत्तियों के बीच से उसकी झलक दिख रही थी। उसके पास चलने के लिए वो तेज़ी से चलने लगा, लेकिन सामने वाली चीज़ भी तेज़ी से जाने लगी। हैरी भागने लगा और किसी जानवर के पंजों की आवाज़ से उसे पता चला कि वो भी भागने लगा है।
वो अब तेज़ी से भाग रहा था, लेकिन सामने वाला जानवर भी उतना ही तेज़ी से भाग रहा था। फिर वो खुले मैदान तक पहुंचने के लिए एक मुड़ा और नहीं नहीं। हैरी अचानक जागा। उसे लगा जैसे किसी ने उसे पकड़कर थप्पड़ मार दिया हो। घुप अंधेरे में उसने पर्दे को टटोला। उसे अपने चारों तरफ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कमरे की दूसरी तरफ से सीमस फिनिगन की आवाज़ है। क्या हुआ? फिर हैरी को देखकर ऐसा लगा जैसे उसने कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी है। आखिरकार उसने अपने पर्दे के बीच की जगह ढूंढ ली और पर्दा खोल दिया। उसी समय डीन थॉमस ने बत्ती जला दी। रॉन अपने बिस्तर पर बैठा था। उसके बिस्तर का एक तरफ का पर्दा पूरी तरह खुला था और उसके चेहरे पर ज़बरदस्त दहशत थी। ब्लैक, सीरियस ब्लैक चाकू लेकर मेरे सामने खड़ा था। क्या? यहाँ अभी उसने पर्दा फाड़ दिया, मुझे जगा दिया। तुम्हें यकीन है? तुम सपना तो नहीं देख रहे थे रॉन? डीन ने पूछा। पर्दों की हालत देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, वो यहीं पे था। वो सभी बिस्तर से उतर गए। हैरी कमरे के दरवाजे तक सबसे पहले पहुंचा। वो सब भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे। उनके पीछे दरवाज़ों के खुलने की आवाज़ आई और कई लोग उन हिंदी आवाज़ में बोले। कौन चिल्लाया था? तुम लोग कर क्या रहे हो? हॉल में आग बुझ रही थी, लेकिन अब भी उसकी चमक बाकी थी, जिसमें जश्न के अवशेष थे। हॉल खाली था। तुम्हें यकीन है तुम सपना नहीं देख रहे थे रॉन? मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैंने सीरियस ब्लैक को देखा था अभी। इतना शोर क्यों हो रहा है? प्रोफेसर मैगोनागल ने हमें बिस्तर पर जाने को कहा था ना। कुछ लड़कियां सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई थी और अपने ड्रेसिंग गाउन में जम्हाई ले रही थी। लड़के भी दिख रहे थे। बहुत बढ़िया, अब तक जश्न चल रहा है क्या? फ्रेड वीजली खुश होते हुए आया। सब लोग अपने अपने कमरों में जाओ, पर्सी ने हॉल में तेजी से आते हुए कहा और अपने हेडबॉय के बैज को अपने पजामे पर लगाया। पर्सी सीरियस ब्लैक आया था, रॉन ने धीमे से कहा। हमारे कमरे में, उसके हाथ में चाकू था, उसने मुझे जगा दिया। हॉल बिल्कुल खामोश हो गया। बकवास मत करो, तुमने ज़्यादा खा लिया होगा रॉन, तुमने बुरा सपना देखा होगा। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ, अब बस भी करो, बहुत मस्ती कर ली। प्रोफेसर मैगोनागल फिर आ गई थी। हॉल में दाखिल होते समय उन्होंने दरवाजे को धमाके के साथ बंद किया और चारों तरफ गुस्से से देखने लगी। मैं खुश हूँ गरुड़द्वार ने मैच जीत लिया, लेकिन ये पागलपन है पर्सी, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी प्रोफेसर। पर्सी ने गुस्से से विद्यार्थियों को घूरा। मैं इन सबको बिस्तर पर जाने के लिए कह रहा था। मेरे भाई रॉन ने वो बुरा सपना देखा था। वो बुरा सपना नहीं था प्रोफेसर। जब मेरी आंख खुली तो सीरियस ब्लैक मेरे बिस्तर के पास खड़े होकर मुझे देख रहा था, उसके हाथ में चाकू था। प्रोफेसर मैगोनागल ने घूर कर देखा। बेवकूफ़ी की बातें मत करो वीजली, वो तस्वीर के छेद से अंदर कैसे जाएगा? उससे पूछो। रॉन ने कांपती हुई उंगली से सर कैडोगन की तस्वीर की तरफ इशारा किया। उससे पूछो कि क्या उसने किसी को अंदर आते देखा है। रॉन को शक से देखते हुए प्रोफेसर मैगोनागल ने तस्वीर को दोबारा खोला और बाहर गई। पूरा हॉल सांस रोक कर सुन रहा था। सर कैडोगन, क्या तुमने अभी किसी आदमी को गरुड़द्वार टावर में अंदर जाने दिया? बिल्कुल जाने दिया, सर कैडोगन ने चिल्लाकर कहा। हॉल के बाहर और अंदर सब लोग खामोश और स्तब्ध रह गए। तुमने अंदर जाने दिया? लेकिन उसके पास पासवर्ड था, सर कैडोगन ने कहा। उसके पास पूरे हफ्ते के पासवर्ड थे। वो एक कागज़ में से एक पासवर्ड पढ़ रहा था। प्रोफेसर मैगोनागल ने तस्वीर के छेद में से निकलकर अंदर आई और स्तब्ध भीड़ के सामने खड़ी हो गई। उनका चेहरा चौक की तरह सफ़ेद था। किसने? उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा। किस महामूर्ख ने हफ्ते के पूरे पासवर्ड लिखकर लापरवाही से उन्हें गिरा दिया था? सन्नाटा छा गया। फिर एक थरथराती चीख सुनाई दी। सिर से पैर तक बुरी तरह कांपते हुए नेविल लॉन्गबॉटम ने अपना हाथ हवा में उठाया।